निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज मॉड्यूल 6 जिसका शीर्षक है कला समेकित शिक्षण के अंतर्गत हम सभी चर्चा करेंगे कि विभिन्न विषयों में हम कक्षा में कला समेकित शिक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। इस सत्र के उपरांत शिक्षकों में इस बात की समझ विकसित हो सकेगी कि कला समेकित शिक्षण क्या होता है, कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है, कला समेकित शिक्षण क्यों जरूरी है, कला समेकित शिक्षा में बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या होता है। इसके साथ साथ इस बात की समझ भी विकसित हो सकेगी कि विभिन्न विषयों में कला समेकित शिक्षण कैसे किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कला समेकित शिक्षण क्या होती है। कला समेकित शिक्षा सीखने सिखाने की एक ऐसी विधा है जो कला के माध्यम से और कला के साथ सीखने पर आधारित होती है। इसमें कला सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक माध्यम बन जाती है और साथ ही यह पाठ्यक्रम के किसी भी विषय पर बेहतर समझ बनाने में बच्चों और शिक्षकों की मदद करती है। अलग अलग अवधारणाओं को समझने के दौरान बच्चे रचनात्मक रूप से खोज करते हैं। खोज करने की यह प्रक्रिया उनके मन में कई रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करती है। दृश्य जिसके अंतर्गत ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पॉटरी, पेपर शिल्प, मुखौटा और कठपुतली बनाना आदि शामिल है, और प्रदर्शन कला जिसके अंतर्गत संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली आदि शामिल है, के अनुभव बच्चों को बेहतर समझ और विभिन्न अवधारणाओं के ज्ञान के निर्माण की ओर ले जाते हैं। विचार कीजिए कि यदि बच्चों को ज्वालामुखी के बारे में बताना हो तो आप कौन कौन से तरीकों से बताएंगे। आइए अब जानते हैं कला समेकित शिक्षा और कला शिक्षा में क्या अंतर है। कला शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग संवेदी भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ये अभिव्यक्तियों के सृजन के लिए विचारों और सामग्रियों के साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है। कला शिक्षा दृश्य और मूर्त कलाओं के आधार पर सीखने को भी संदर्भित करती है। कला शिक्षा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दृश्य कला और प्रदर्शन कला। दृश्य कला के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने बात भी की थी कि ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला और डिजाइन के कार्य आते हैं, जबकि प्रदर्शन कला की बात करें तो इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कठपुतली, रंगमंच आदि शामिल हैं। ये हमारे ऐसे भावों और विचारों को भी व्यक्त करने के अवसर देती है जिन्हें हम मौखिक रूप से प्रकट नहीं करते। जबकि हम कला समेकित शिक्षण की जब बात करते हैं तो कला समेकित शिक्षा में कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए कार्य किया जाता है। इसमें विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषय वस्तु की जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सकती है। इसे यदि हम इस चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारे पाठ्यक्रम के कुछ विषय हैं। जब हम पाठ्यक्रम में कला के इन विधाओं का प्रयोग करते हैं, किस लिए? पाठ्यक्रम को सरल, सुग्राह्य और रोचक बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे होते हैं? कला समेकित शिक्षण। आइए अब जानते हैं कला समेकित शिक्षा की जो योजना है उसके स्तर और उद्देश्य क्या हो सकते हैं। कला समेकित शिक्षण की योजना के 3 स्तर हो सकते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर की यदि हम लोग बात करें तो इस स्तर पर बच्चे अत्यधिक जिज्ञासु और ऊर्जावान होते हैं। उनमें नई नई खोज करने की और नई नई बातों को जानने की अपार क्षमताएं होती हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, मिट्टी के खिलौने बनाना, संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियां छोटे बच्चों के लिए बेहद रुचिकर और जोड़ने वाली होती हैं। इस स्तर पर बच्चों को कला के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे स्कूल और शिक्षक से जुड़ सकें और सहज ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख सकें। यदि हम पूर्व प्राथमिक स्तर पर कला समेकित शिक्षा की बात करें तो उनके उद्देश्यों को देखें तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंदमय और आकर्षक बनाना, बच्चों को अवलोकन और अन्वेषण के द्वारा अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करना, अपने पर्यावरण के प्रति
संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसी के साथ साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, संवाद और रचनात्मक भागीदारी के लिए बच्चों को स्वच्छंदता प्रदान करना। तो अगर हम इन चित्रों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बच्चों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जो उनकी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, यानी जो घसीटा लेखन या स्क्रिबलिंग जिसको हम कहते हैं, वो पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के प्रयास करते हैं। तो वहीं हम कुछ इस प्रकार के जो पजल्स हैं उनके साथ प्रयोग करते हैं और कई बार बच्चों को पजल के निर्माण में भी हम शामिल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का कार्य हम बागवानी के साथ में कर सकते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों को हम बागवानी से जोड़ें। और इन सभी कार्यों को जब हम बच्चों के साथ में करवा रहे होते हैं तो पूर्व प्राथमिक स्तर की जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए, यानी कि जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स हैं, तो हम उनको डेवलप करने के लिए बच्चों के साथ में कार्य करते हैं। जरा विचार कीजिए कि शिखा जी आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाती हैं। उनकी कक्षा में बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस कार्य के दौरान बच्चों में कौन कौन से कौशल विकसित हो रहे होंगे? जब हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो इस स्तर पर कला शिक्षा को सभी विषयों से जोड़ना होता है, जिससे यह जटिल अवधारणा को सरल ढंग से समझाने का माध्यम बन जाता है। कला बच्चे की जिज्ञासा, कल्पना और आश्चर्य की भावना को सुदृढ़ करने में प्रभावी भूमिका निभाती है और कला का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और समग्र साक्षरता से संबंधित कौशलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर कला समेकित शिक्षा से बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आनंद और उत्सुकता का अनुभव करते हैं, समावेशी माहौल में रहना व कार्य करना सीखते हैं। इसके साथ साथ अपने आसपास की दुनिया में गणित व विज्ञान की अवधारणाओं की खोज करते हैं। इस बात को समझना शुरू करते हैं कि एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो अगर हम बच्चों की खुशी या बच्चों के आनंद की बात करें तो इन चित्रों में आप ये देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपनी कृति को बनाकर प्रसन्नचित्त हैं, या बच्चे अपने कार्य को किस प्रकार से कक्षा में प्रदर्शित कर रहे हैं, या बच्चे किस प्रकार से समूहों में अपनी बात को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के प्रयास कर रहे हैं। भाषा कक्षा में कला समेकित शिक्षण करने के लिए बच्चों के साथ शिक्षक ने मिलकर सबसे पहले पुतली निर्माण किया। इसके बाद पाठ पर आधारित पपेट शो का मंचन कर बच्चों के बीच एक कहानी को प्रस्तुत किया। उसे कहते हैं झील, और हम तो झील पर आ गए। पर हम कैसे करेंगे पार? क्या हम जाएंगे हार? ना, तैर के करेंगे पार। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे पार। हम सब झील कैसे करेंगे पार? हा, तैरना नहीं आता तो घर लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ना तो घर लौट जाओ। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम झील करेंगे पार और अब नहीं मानेंगे हम हार। ये लो अखरोट, ये लो सरकंडा और ये लो धागा। आओ हम सब नाव बनाएं, पानी में ला उसे बहाएं। आओ हम सब नाव बनाएं, पानी में ला उसे बहाएं। इस तरह सभी लोग नाव बनाने में लग गए और कुछ समय में उनकी नाव तैयार हो गई। अरे वाह! कहानी के प्रस्तुतिकरण के उपरांत जब बच्चों में कहानी की समझ विकसित हो गई, तब उसी कहानी को बच्चों की भाषा में अनुक्रम चार्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस तरह से और इस दौरान इन सभी प्रक्रियाओं के साथ ही बच्चे पठन की विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करते हुए पाठ को समूहों में पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक कला समेकित जो पाठ है उसके अंतर्गत बच्चों ने कला का कार्य भी किया,
भाषा की बारीकियों को भी समझा और साथ ही साथ बच्चों का समझ के साथ पढ़ना भी सुनिश्चित हुआ। आइए अब जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कला समेकित शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इस स्तर में बच्चे अवधारणाओं और अपने परिवेश के बीच जटिल अंतर संबंधों को समझने के लिए तत्पर होते हैं। कला समेकित शिक्षा बच्चों को सरल अवधारणाओं की समझ बनाने के साथ साथ उन्हें पाठ्यक्रम और लिखित सामग्री के साथ सार्थक रूप से संबंध स्थापित करने में मदद करती है। इसका तात्पर्य है कि यह बच्चों में ऐसी समझ विकसित करती है जिसके माध्यम से बच्चे पाठ में दी गई जानकारी को अपने परिवेश या वातावरण या अनुभवों से जोड़ पाते हैं। बच्चे समूहों में काम करते हैं और एक साथ नए विचारों व तरीकों को खोजने का प्रयास करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कला समेकित शिक्षा के माध्यम से अगर हम बात करें तो बच्चे किसी अवधारणा के अलग अलग दृष्टिकोणों की खोज या अन्वेषण करते हैं, क्योंकि जब बच्चे विज्ञान के कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं तो भी समूहों में कार्य करते हैं। सामाजिक विषय की बात करें तो वहां पे भी अगर कुछ सर्वे कर रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से समूहों में कार्य करते हैं और उस समूह में कार्य करने के दौरान कई सारी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे छोटे समूहों में कार्य करके विज्ञान के प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस स्तर पे बच्चे विषयों और अवधारणाओं के ज्ञान का निर्माण और अंतर विषय संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टीम वर्क और आपसी सहयोग से काम करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात भी की थी। जब बच्चे समूहों में कार्य करते हैं तो उनमें टीम भावना विकसित होती है और आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल और समस्या समाधान कौशलों को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस स्तर में बच्चे कला बनाते हैं और दैनिक जीवन में अपने कलात्मक और रचनात्मक कौशलों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख भी पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे अपने आसपास के वातावरण को या अपने आसपास की वस्तुओं को कलात्मक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयास करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कला समेकित शिक्षण क्यों जरूरी है। कला समेकित शिक्षा बच्चों में कई प्रकार के कौशलों का विकास करती है, जो इस प्रकार से हैं। कला में काम करने से शिक्षक बच्चे में रचनात्मक समस्या समाधान के कौशलों का विकास करने में सक्षम होते हैं। कला के माध्यम से शिक्षण करने में कठिन अवधारणाओं को भी मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे बच्चों को उसे समझना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ कला समेकित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में मोटर कौशल के साथ साथ भाषाई कौशल, सामाजिक कौशल, निर्णय लेने, जोखिम लेने और आविष्कार करने की क्षमता का विकास होता है। दृश्य कलाओं के माध्यम से बच्चे रंग, लेआउट, परिप्रेक्ष्य और संतुलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उन्हें अकादमिक कार्यों की प्रस्तुतियों में सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ साथ अन्य विषयों के साथ कला का समन्वय उन बच्चों को भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ता है जो सीखने सिखाने के क्रम में दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं। कला समेकित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में हम विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ कला समेकित शिक्षण बहुप्रतिभा सिद्धांत के महत्व को भी दर्शाता है, जिसके माध्यम से कक्षा का प्रत्येक बच्चा अपनी रुचियों और क्षमताओं से सीखता है। तो आइए जानते हैं कि बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या होता है। इसे समझने से पहले आइए एक स्थिति पर विचार करते हैं। रुबीना जी की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये बच्चे कक्षा के भीतर चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया में काफी पीछे रहते हैं। तो रुबीना जी को अपनी शिक्षण योजना में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ सके। जब हम बहुप्रतिभा सिद्धांत की बात करते हैं तो बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं के बारे में हॉवर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ प्रतिभाएं होती हैं, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बहुप्रतिभा सिद्धांत के अंतर्गत भाषाई प्रतिभा है बच्चों की, वो बच्चों में पढ़ने, लिखने या बोलने के दौरान शब्दों को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें किसी व्यक्ति की मूल भाषा में पढ़ना और लिखना शामिल हो सकता है,
लेकिन इसमें नई भाषाओं को सीखने की क्षमता भी शामिल है, हमें यह भी ध्यान रखना है। जब हम तार्किक गणितीय क्षमता की बात करते हैं तो तार्किक गणितीय क्षमता जो है वो बुद्धि समस्याओं को हल करने के लिए कारण और विश्लेषण का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करती है। इसी तरह से जब हम स्थानिक बुद्धि सिद्धांत को देखते हैं तो स्थानिक बुद्धि में वातावरण की कल्पना और फेरबदल करने की क्षमता शामिल है। इसके अंतर्गत हम बच्चों से पहेलियां जोड़ने का कार्य करा सकते हैं, चित्रकारी, मूर्तिकला या कुछ और कलात्मक गतिविधियां बच्चों के साथ में करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे के साथ में आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है। जब हम स्थानिक बुद्धि प्रतिभा सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बच्चों के साथ में आई हैंड कोऑर्डिनेशन को शामिल करते हैं। सांगीतिक प्रतिभा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत बच्चों में संगीत की बुद्धि को संगीत की सराहना, सृजन और प्रदर्शन करने की क्षमता के रूप में हम परिभाषित करते हैं। इसमें न केवल संवेदी संगीत गतिविधियां शामिल है बल्कि संगीत का सैद्धांतिक पक्ष भी शामिल है, जैसे कि रचना करना। तो इस बुद्धि कौशल या गतिविधियों में हम शामिल कर सकते हैं पिच या लय का अभ्यास, किसी वाद्य को गाना या बजाना सिखाना या संगीत नोट्स या पैटर्न को पहचानना। हम दैहिक इंद्रियगत प्रतिभा सिद्धांत की बात करते हैं तो दैहिक इंद्रियगत प्रतिभा में कुशलता के अंतर्गत शरीर को हिलाना और नियंत्रित करना शामिल है। इस प्रतिभा की मजबूत भावना वाले बच्चे सैद्धांतिक असाइनमेंट के बजाय हाथों की गतिविधियों में अक्सर सफल होते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है एक खेल की टीम में भाग लेना, रिले रेस या आउटडोर गेम्स में प्रतिभाग करना या नृत्य कला सीखना इत्यादि। बात करते हैं अंतरवैयक्तिक प्रतिभा सिद्धांत की। अंतरवैयक्तिक प्रतिभा से तात्पर्य एक स्वस्थ और सार्थक तरीके से दूसरों से बातचीत करने की क्षमता से है। इसमें शामिल है साथियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, प्रभावी संवाद कौशल का उपयोग करना या जब अन्य बच्चे तनाव महसूस कर रहे हो तो उन्हें तनाव रहित करने में सहयोग देना। इंट्रापर्सनल या अंतःवैयक्तिक प्रतिभा की अगर हम बात करें तो पारस्परिक बुद्धिमत्ता के साथ कुछ तरीकों से ही मिलती जुलती इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को अपनी भावनाओं, कार्यों और विश्वासों को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिबिंब पत्रिका बनाना या आत्मनिरीक्षण की एक सुदृढ़ भावना का पोषण करना, ध्यान व साधना जैसी गतिविधियों का अभ्यास करना शामिल होता है। इसी के साथ साथ प्रकृतिवादी यानी प्राकृतिक प्रतिभा सिद्धांत, इसकी बात करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रतिभा है वो एक व्यक्ति की प्राकृतिक दुनिया के लिए संवेदनशीलता और प्रशंसा को संदर्भित करती है, जिसमें शामिल है लंबी पैदल यात्रा, शिविर या अन्य बाहरी गतिविधियों में शामिल होना या फिर जानवरों की देखभाल करना, विभिन्न प्रकार के पौधों को पहचानना। आइए अब जानते हैं कि कला समेकित पाठ का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक पर प्रभाव डालता है, जो योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करता है। कला समेकित शिक्षण के माध्यम से विभिन्न विषयों को सरल, रोचक व बच्चों के अनुभवों से जोड़ने वाला हम कर सकते हैं। जब हम कला समेकित पाठ का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमें किस प्रकार से कार्य करना है, इसको समझने के लिए आइए इस चित्र को देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हम नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रहे हैं, यानी हम सबसे पहले इस स्तर पर कार्य करेंगे। इस स्तर में हमें क्या कार्य करना है, हमें कला मानक और गैर कला विषय मानकों की जांच करनी है। यानी स्वाभाविक रूप से एक साथ काम करने के लिए हमें कौन से मानक दिखाई दे रहे हैं, यह निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, कला मानकों और गैर कला विषय मानकों की जांच करेंगे। जब हमने कला मानक और गैर कला विषय मानकों की जांच कर ली है तो हम
दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि विषय से भटकाव ना हो, इसके लिए हम पहचाने गए मानकों को छांटकर अलग करेंगे। पहचाने गए मानक कौन से? जो हम अपने पाठ में प्रयोग कर सकते हैं, यानी हमारे जो विषय है, जो हमारे कला समेकित पाठ में उपयोग करने के लिए हमने चयन किए गए मानक को छांटा था, उन्हें हम किस प्रकार से अपने विषय से जोड़ सकते हैं, उसको देखकर हमें उन मानकों को छांटकर अलग करना होगा। हमने दूसरे चरण पे जब कार्य कर लिया, फिर हम बात करेंगे इस चरण की। इस चरण में हम क्या करेंगे? सीखने के प्रदर्शन के लिए जो अंतिम रूप से छात्रों के लक्ष्य हैं, उन्हें हमें निर्धारित करना होगा और साथ ही साथ रूब्रिक बनाना होगा। तो हमने जब इन 3 स्तरों पर कार्य कर लिया, हम बढ़ेंगे चौथे स्तर की ओर। चौथे स्तर में हम क्या करेंगे? लर्निंग आउटकम और मानक पर विचार करते हुए हम पाठ की एक योजना बनाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए योजना का निर्माण करना जरूरी होता है। लेकिन इस योजना के निर्माण के दौरान हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम लर्निंग आउटकम और मानक जो हैं हमारे, कौन से मानक? कला मानक, जिनको कि हम अपने पाठ के साथ में समेकित करने जा रहे हैं, उन पर विचार करते हुए पाठ की योजना बनानी है। तो हमने 4 स्तरों पर कार्य कर लिया। अब हमारा अंतिम स्तर जो है, वो हमारा 5वां जो स्तर है, उसमें हमें क्या करना है? रूब्रिक द्वारा हमें समीक्षा मानकों का संरेखण कर संशोधन करना है, ताकि हम इसे कक्षा में बच्चों के बीच प्रयोग कर सकें। तो जब भी हम कला समेकित पाठ का निर्माण करेंगे, हमें इन चरणों को ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि हमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, यानी हमें सबसे पहले इस वाले स्तर पे कार्य करना है और यहां से कार्य करते करते हम यहां तक आएंगे। आप देख रहे थे विभिन्न विषयों में कला समेकित शिक्षण सत्र का भाग 1। शेष भाग देखने के लिए अगला वीडियो देखते हैं।